जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास यानी मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द बंगाल गजट, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी है पाइनियर एंड ऑप्शन डी कह रहा है संवाद कौमुदी। इसका सही आंसर होगा ए, द बंगाल गजट है। ओके, एक्सप्लेन भी दिया गया है, नॉलेजेबल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी कई प्रश्न आपके बन जाते हैं। वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ओके, तो यह भी आपको पता लग गया कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार केवल यह प्रकाशित होता था, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम बोल्ट्स ने 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया, किंतु कंपनी की आलोचना के कारण उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। ओके, तो इस प्रकार यह इंपॉर्टेंट हो गया कि पहला प्रयास तो विलियम बोल्ट्स द्वारा 1776 में किया गया था, लेकिन कंपनी की आलोचना करने के कारण उनके प्रेस को जब्त कर लिया गया और फिर आगे चलकर 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र निकाला, जो भारत का पहला समाचार पत्र हुआ या माना गया। ओके, और यह साप्ताहिक पत्र था और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। तो इतना क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बने कि यह बंगाल गजट कलकत्ता से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक पत्र था और अंग्रेजी भाषा में था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी जॉन एडम्स एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड बेलेजली ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, तो फिर आगे आप लोगों को समझाता हूं मैं। सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर छापना अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू कर दी गई। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। ओके, तो पहली बार समाचार पत्रों पर जो सेंसरशिप या प्रेस नियंत्रण जो सरकार का हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ, वह 1799 में। और किसके समय में? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ओके, और इन्होंने क्या कर दिया कि इस सेंसरशिप यानी प्रेस नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सब जो समाचार पत्र होते थे उस पर संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम छापना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश सरकार के विरोध में अगर कोई भी तथ्य छापे जाए तो उसका प्रेस जब्त कर लिया जाता था। ओके, इसीलिए प्रेस को कंट्रोल करने के लिए यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कानून लाया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके,
तो यहाँ पर दे रहा है वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये मिल गया कि किसके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया या लागू किया गया, तो लॉर्ड लिटन के समय में। ओके, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैगिंग एक्ट, ओके, यह भी आपसे पूछा गया है कि किस एक्ट को, समाचार पत्र अधिनियम को गैगिंग अधिनियम के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिसका अर्थ हिंदी में होता है मुंह बंद करने वाला कानून अथवा अधिनियम भी कहा गया। वर्ष 1880 में नियुक्त नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। ओके, हालांकि ये गवर्नर जनरल नहीं, अब वायसराय आ गए थे, ये वायसराय लोग थे, तो लॉर्ड रिपन के समय में इसे रद्द कर दिया गया। ओके, और लाया किसके समय में गया, लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया, और इसे समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला कानून अथवा अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी का रहा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी का रहा मौलाना शिबली नोमानी। इसका सही आंसर होगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। तो राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सन 1821 ईस्वी में बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और 1823 में फारसी पत्र साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। ओके, तो राजा राम मोहन राय का जो पत्र था वह 1821 में बंगाली भाषा में था और संवाद कौमुदी था 1823 में फारसी भाषा में था मिरातुल अखबार। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास एंड ऑप्शन डी पांडिचेरी। इसका सही आंसर होगा बी, कलकत्ता से। ओके, नीचे कह रहा है सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। तत्पश्चात यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे भारत में अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। ओके, यह गौरव प्राप्त है। अब यहाँ से क्या है कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। अभी तक सभी पत्र साप्ताहिक थे, लेकिन अब जो यह था इंडियन मिरर, यह दैनिक समाचार पत्र था। यह भी आप लोग जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी एंड ऑप्शन डी मराठी। इसका सही आंसर होगा ए, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत नॉलेजेबल है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इस पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाद में गुरुमुखी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इस समाचार पत्र का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में था। ओके, तो इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। और सन 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यह सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता था जो अमेरिका में है। और किस पार्टी के द्वारा? हिंदुस्तान गदर पार्टी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी कह रहा है
एस एन बनर्जी एंड ऑप्शन डी का रहा है शिशिर कुमार घोष। इसका सही आंसर होगा डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल है। देख लेते हैं 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। प्रारंभ में यह बंगाली में प्रकाशित होता था, बंगाली से तात्पर्य बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। और 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया और 1869 से यह दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पहले यह बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन होता था, यानी यह पेपर छपता था, और फिर आगे चल कर के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में जब लागू किया गया तो इसका प्रकाशन बंद न हो, इसलिए इसे अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया जाने लगा। ओके, तो इस प्रकार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लागू होने के बाद भी जो आपका यह पत्र था, अमृत बाजार पत्रिका जो थी, यह प्रकाशित होती रही। ओके, तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है गदर, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी फ्री हिंदुस्तान एंड ऑप्शन डी स्वदेश मित्र। इसका सही आंसर होगा बी, केसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई से अंग्रेजी भाषा में, मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो यह इंपॉर्टेंट है, कहाँ से? बम्बई से। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर करते थे तथा मराठा का संपादन केलकर किया करते थे। मराठा व केसरी समाचार पत्रों द्वारा होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई। केसरी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पत्र बन गया, जिसके लेखों के कारण तिलक को कारावास का दंड भी मिला। ओके, यानी कारावास की सजा भी बाल गंगाधर तिलक को मिली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी गांधी जी एंड ऑप्शन डी नवरोजी। इसका सही आंसर होगा सी, गांधी जी थे हरिजन समाचार पत्र के संपादक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को देख लेते हैं हम लोग, नॉलेजेबल है। हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल यानी पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हरिजन पत्र का प्रकाशन 11 फरवरी 1933 यानी सन ही जानिए 1133 में इसका प्रकाशन किया गया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल कहाँ पड़ता है? पुणे में, यानी महाराष्ट्र में। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट है। और यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन हुआ। तो यह जानते रहिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। ऑप्शन ए है होम रूल पार्टी ने, ऑप्शन बी कह रहा है उग्रवादी पार्टी ने, ऑप्शन सी गदर पार्टी ने एंड ऑप्शन डी स्वराज पार्टी ने। इसका सही आंसर होगा ए, होम रूल पार्टी ने। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन बंबई से होता था। बाद में यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकर लाल बैंकर, जमुना दास, द्वारका दास ने संपादन कार्य किया। ये सभी एनी बेसेंट की होम रोल लीग के सदस्य थे। ओके, तो यह सभी जो मेंबर थे यानी व्यक्ति थे वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य थे या होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ऑप्शन ए कह रहा है सीवी रमन पिल्लय, ऑप्शन बी CN मुदालियार, ऑप्शन सी है के रामकृष्ण पिल्लय, ऑप्शन डी कह रहा है CR रेड्डी। इसका सही आंसर सी होगा, के रामकृष्ण पिल्लय। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्लय द्वारा त्रावणकोर से किया जाता था। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार व त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ओके, यानी 1910 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि ब्रिटिश सरकार व त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध जो शोषणवादी कार्य था उसको पब्लिश कर दिया गया, या आप ऐसे कहिए कि ब्रिटिश सरकार की निंदा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही आंसर होगा डी, उर्दू में नहीं छापा जाता था। ओके, यह इंपॉर्टेंट है। द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र या पत्र। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयासों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। 4 जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। यानी इसका प्रकाशन कब से प्रारंभ किया गया, 1903 से, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कॉलम प्रकाशित होते थे। यह 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फीनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ओके, तो नटाल कांग्रेस यानी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी के नटाल कांग्रेस के यह सचिव थे। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था, तो डरबन में जो गांधी जी का फीनिक्स आश्रम था वहीं से इसका प्रकाशन होता था। और इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 1903 ईस्वी में। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी BD सावरकर, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा बी आर अंबेडकर। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। यह एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु वर्ष 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। तो इसका संपादन कब किया गया, अंबेडकर जी के द्वारा 1927 में। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब अंबेडकर जी के द्वारा किया गया, तो 1924 में किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। और बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन 1927 में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है वंदे मातरम, ऑप्शन बी पीपुल, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रिब्यून, ऑप्शन डी कह रहा है वीर अर्जुन। इसका सही आंसर होगा ए वंदे मातरम। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था जिसकी लगभग 5000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 को
इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने दी पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया। ओके, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय जी के द्वारा वंदे मातरम और दी पीपुल नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखना है कहाँ से होता था, लाहौर से होता था। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 10 मई 1927 को 1927 को इस समाचार पत्र को ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। यानी वंदे मातरम का प्रकाशन 1927 में बंद हो गया, यह भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन ए कह रहा है दयाराम गिंडूगल, ऑप्शन बी कह रहा है डी के कर्वे, ऑप्शन सी है रमाबाई एंड ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रनाडे। इसका सही आंसर होगा बी, डी के कर्वे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। डी के कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा बंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 1916 में की गई। वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कुलपति भी रहे थे कौन, डी के कार्वे, और इन्हीं के प्रयासों से स्थापित भी किया गया था। कहाँ, बंबई में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है जस्टिस रानाडे, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बीजी तिलक एंड ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ए, जस्टिस रानाडे के द्वारा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। वर्ष 1880 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर तथा विष्णु शास्त्री चिपलूणेकर ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1884 में महादेव गोविंद रनाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ओके, इसी सोसाइटी ने 1885 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना हुई। इसके बाद 1884 में 1884 में महादेव गोविंद रनाडे के प्रयासों से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और इसी सोसाइटी ने 1885 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची से मैच करना है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र दिया गया है और सूची सेकंड में संपादक, उन समाचार पत्रों के संपादकों का नाम दिया गया है। तो ये मैच करने को कह रहा है। सूची फर्स्ट में ए हिंदू समाचार पत्र है, बी सुधारक है, सी वॉइस ऑफ इंडिया है एंड डी बंगाली है। और इधर संस्थापक का के तरफ नाम दिया है, नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 जी के गोखले, नंबर 3 का रहा है जी सुब्रमण्यम अय्यर और नंबर 4 का रहा है यशयन बनर्जी। अब इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ना है तो नंबर 1 हिंदू है, तो हिंदू जो है यह जी सुब्रमण्यम अय्यर यानी 1-3 हो जाएगा। इसको 3 से आप जोड़ेंगे क्योंकि इसका संपादन यही करते थे। इसके बाद कह रहा है सुधारक, सुधारक तो गोखले साहब थे यानी जी के गोखले, तो यह 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 हो गया, 2 हो गया, सुधारक जो है जी के गोखले हो गए। इसके बाद सी कह रहा है वॉयस ऑफ इंडिया, वॉयस ऑफ इंडिया का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी करते थे, इसका 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। इसके बाद बंगाली है, बंगाली का प्रकाशन यशयन बनर्जी करते थे, तो इसका 4 हो जाएगा। इसका मतलब 3, 2, 1, 4,
3, 2, 1, 4 देखा जाए किसमें है, वही सही होगा। ओके, तो इसमें कूट हम लोगों को देख करके मैच करना है कि सही कौन होगा। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि 3, 2, 1 और 4 किसमें है। तो ए कह रहा है 1, 2, 3, 4, तो 1, 2 ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 3, 2 चाहिए। ओके, बी कह रहा है 1, 3, 2, 4, यह भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें 3, 2 चाहिए। इसके बाद सी कह रहा है 2, 3, 1, 4, यह भी गलत हो गया क्योंकि हमें 3 चाहिए, पहले 2 नहीं चाहिए। डी कह रहा है 3, 2, 1, 4, इसका सही आंसर डी होगा। देखिए 3 दे दिया, पहले 3 हो गया, फिर 2 हो गया, ओके, फिर 1 हो गया, और फिर इसके बाद 4 हो गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत 1878 ईस्वी में मद्रास से हुई। इसके संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। दादा भाई नौरोजी ने वॉयस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। बंगाली समाचार पत्र के संपादक एस एन बनर्जी थे। यह पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। बंगाली समाचार पत्र का दृष्टिकोण उदारवादी था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन भी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 भी कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र दिया गया है और सूची सेकंड में प्रारंभ करने वाले व्यक्ति। ओके, तो सूची फर्स्ट के तरफ समाचार पत्र कौन दिया गया है, बॉम्बे क्रॉनिकल। बी कह रहा है कॉमनवेल्थ। सी कह रहा है लीडर एंड डी कह रहा है सर्च लाइट। और इधर सूची सेकंड में प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम 1 एनी बेसेंट, बी मदन मोहन मालवीय। इसके बाद थर्ड कह रहा है फिरोज शाह मेहता और फोर्थ कह रहा है सचिदानंद सिन्हा। तो इसको मैच कर दिया जाए। मैच करने में क्या आएगा कि पहला समाचार पत्र कह रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल। ओके, तो बॉम्बे क्रॉनिकल यह फिरोज शाह मेहता का है। तो इसका इससे तात्पर्य यह है कि ए का 3 सही है। ओके, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता हो गए। इसके बाद कॉमनवेल्थ का रहा है, ये तो एनी बेसेंट का पत्र है, बी का 1 हो जाएगा। ओके, लीडर कह रहा है ये मदन मोहन मालवीय का पत्र है, तो यह 2 हो जाएगा। इसके बाद सर्च लाइट कह रहा है तो नंबर 4 हो जाएगा, सचिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हुआ, 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 हम लोग देखें कि किस में है, 3, 1, 2, 4। ओके, कूट कह रहा है फर्स्ट ए कह रहा है 1, 4, 3, 2, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 हमें नहीं चाहिए, पहले 3 चाहिए। बी कह रहा है 2, 3, 4, 1, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें पहले 3 चाहिए, 3, 1, 2, 4 है हम लोगों का। सी कह रहा है 3, 1, 2, 4, यह सही होगा यही। ओके, क्योंकि देखिए 3, 1, 2, 4 यह दिया है। डी भी नहीं होगा क्योंकि 4, 2 दिया है। आगे बढ़ते हम लोग। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा संपादन किया जाता था या का संपादन एनी बेसेंट ने किया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो ये पत्र निकालती थी, कौन, एनी बेसेंट। या बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है। आगे कह रहा है मदन मोहन मालवीय द्वारा लीडर, तो लीडर जो पत्र था वह मदन मोहन मालवीय का था। सचिदानंद सिन्हा द्वारा सर्च लाइट समाचार पत्र निकाला जाता था या प्रारंभ किया गया था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी हेनरी कोलब्रुक, ऑप्शन सी का रहा है योहान
वोल्फगांग, और ऑप्शन डी कह रहा है सर विलियम जोन्स। इसका सही आंसर होगा डी, सर विलियम जोन्स ने किया था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुरावशेष के विषय में खोज करना था। ओके, खोज करना था। इस सोसाइटी से संबंधित विद्वानों ने वेदों, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और यूरोपीय भाषाओं में उसका अनुवाद किया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी कह रहा है विवेकानंद। तो इसका सही आंसर बी होगा, माइकल मधुसूदन दत्त को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। ओके, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1822 में की गई थी, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वुड्स का डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी कह रहा है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी कह रहा है चार्टर अधिनियम 1853 और डी कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर होगा बी। ओके, पहली बार चार्टर अधिनियम 1813 में यह व्यवस्था किया गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की। मतलब शिक्षा के विकास के लिए, आप ऐसे जानिएगा, अच्छे से यहाँ प्रिंट नहीं है, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी सैन्य सुधार। इसका सही आंसर होगा ए शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया, परंतु साथ ही देश की भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है 1857 के समय में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1800 वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। तो उनके प्रयासों से
लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय खोले गए। इस प्रकार ब्रिटिश काल में पहला विश्वविद्यालय भारत में स्थापित हुआ 1857 में, और एक साथ तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, सैडलर आयोग संबंधित था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका से, ऑप्शन बी राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन सी शिक्षा से एंड ऑप्शन डी पुलिस प्रशासन से। इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षा से। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया। इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। ओके, तो 1917 में यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले और राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे कह रहा है नंबर डी में कह रहा है ऑप्शन डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसका डी सही होगा। ओके, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में दो भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पारित किया गया? 1904 में यह विश्वविद्यालय अधिनियम आया। उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, यह भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया, वर्ष भी बताया आपको, 1857। इसका सही आंसर ए होगा, पहला ही आंसर। 1881 नहीं होगा, 1885 नहीं होगा, 1905 भी नहीं होगा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले वर्ष 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में तीन विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई की स्थापना की गई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा बी, कलकत्ता में। एक्सप्लेन को भी देख लिया जाए, नॉलेजेबल है। राजा राममोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से, और इसमें सहयोग डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने किया था और मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शार्ट में BHU कहा जाता है, ओके, का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महाराजा विभूति नारायण सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन डी कह रहा है एनी बेसेंट। इसका सही आंसर सी होगा,
लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे। 1910 से 16 तक यह वायसराय थे। ओके, एक्सप्लेन को भी देख लिया जाए। कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी या इसकी स्थापना हुई किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए है वेलेजली, ऑप्शन बी हेस्टिंगस, ऑप्शन सी कह रहा है जॉन एडम्स और ऑप्शन डी कह रहा है डलहौजी। इसका सही आंसर ये होगा। ओके, वेलेजली। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग डिस्कशन किए थे। भारत में फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू किया गया। ओके, इस अधिनियम के अनुसार पूर्व पत्रेक्षण के लिए प्रत्येक समाचार पत्र को मुद्रक, संपादक, स्वामी का नाम अंकित करने के साथ सरकार के सचिव के पास भेजना अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा वर्ष 1818 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। ओके, तो आगे चल करके 1818 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन। अब देखिए यहाँ पर हिंदी शब्द को प्रिंट कर दिया गया है, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, जिसे इंग्लिश में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। ओके, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में लाया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया, 1878 में लाया गया। इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और इसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ओके, या स्वतंत्रता दे दी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी मौलाना शिबली नुमानी। इसका सही आंसर बी होगा, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय ने दिसंबर 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चाँद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक या अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता देते हैं। राजा राम मोहन राय, इनका नाम राम मोहन राय था, लेकिन राजा की इन्हें टाइटल या पदवी प्रदान किया था मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय के द्वारा। यह भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ओके, ऑप्शन ए है संध्या, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी गदर, ऑप्शन डी यंग इंडिया। इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी, संध्या भी जुड़ा था,
युगांतर भी जुड़ा था, गदर भी जुड़ा था, यही डी नहीं जुड़ा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। गदर, युगांतर, संध्या पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, यानी नॉन वायलेंस के या सपोर्टर थे या समर्थक थे। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट समाचार पत्र दिया गया है, सूची सेकंड संस्थापकों का नाम दिया गया है। अब इसमें मैच करना है। वो ए कह रहा है दैनिक आज, बी कह रहा है द लीडर, सी कह रहा है द नेशनल हेराल्ड एंड डी कह रहा है द पाइनियर। और इधर संस्थापकों का नाम दिया है वन जॉर्ज एलन, बी का रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी का रहा है मदन मोहन मालवीय एंड डी का रहा है शिव प्रसाद गुप्त। तो इसको जोड़ दिया जाए, दैनिक का रहा है शिव प्रसाद गुप्त से, यानी ए का 4 हो जाएगा। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त वाराणसी से प्रकाशन होता था। द लीडर का रहा है तो मदन मोहन मालवीय से जुड़ जाएगा, यानी 4 और 3 हो गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का रहा है तो नेशनल हेराल्ड हो जाएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यह 2 हो जाएगा। इसके बाद द पाइनियर, पाइनियर जो है जॉर्ज एलन, ओके, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखा जाए किस में दिया गया है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है 4 3 2 1, 4 3 2 1, यही तो हम लोगों को चाहिए। इसका सही आंसर यही होगा। बी कह रहा है 4 1, यह 1 हो गया तो यह गलत हो जाएगा। 2 कह रहा है, सी कह रहा है 2, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को 4 चाहिए। डी 1 है, यह भी गलत हो जाएगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। एक्सप्लेन भी दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, एक तरफ समाचार पत्र, दूसरे तरफ संस्थापक। तो कह रहा है दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, और कह रहा है द पायनियर जॉर्ज एलन। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन थे, सब हम लोगों ने देखा। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ, श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।